हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और चैप्टर चल रहा है 6 त्रिभुज। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं त्रिभुज और उनकी क्या कसौटी होती हैं, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं त्रिभुज। तो लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज। तो आइए दोस्तों हम लोगों ने हेडिंग डाल ली है त्रिभुज। अब देख लेते हैं दोस्तों त्रिभुज क्या होता है। आइए दोस्तों लिख लेते हैं तीन भुजाओं से त्रिभुज किस तरीके का बना होता है, उसका सिंबल क्या होता है दोस्तों। तो उसका सिंबल इस तरीके का होता है, इस तरीके का बना होता है त्रिभुज। तो लिखेंगे तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं त्रिभुज जो 6 प्रकार के होते हैं कौन कौन से वो होते हैं प्रकार। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हेडिंग डाल ली है। अब आइए देख लेते हैं, इसे हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से हाईलाइट हो गया। अब इसमें लिख लेते हैं पहला नंबर। तो पहले प्रकार का जो त्रिभुज दिया गया है उसे लिख लेते हैं, हैशटैग नंबर 1 डाल देते हैं। तो पहले प्रकार का जो त्रिभुज है उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो हेडिंग बना लेते हैं दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, किस तरीके से उसकी पहचान होती है, उसका परिमाप और उसका क्षेत्रफल पूरा समझेंगे दोस्तों। तो देख लेते हैं वह त्रिभुज, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तीनों भुजाएं दोस्तों कैसी होती हैं, समान होती हैं। यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तीनों भुजाएं समान होती हैं तथा तथा प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तथा प्रत्येक कोण कितने का होता है दोस्तों, 60 अंश का होता है। अब आइए देख लेते हैं वह त्रिभुज किस तरीके का बना होता है, उसकी आकृति देख लेते हैं। जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो दोस्तों वो त्रिभुज बना होता है इस तरीके का। इस तरीके का होता है दोस्तों। इसे लिख लेते हैं ए नंबर मान लेते हैं, इसे बी लिख लेते हैं शीर्ष को, और शीर्ष को सी लिख लेते हैं। ये जो तीनों भुजाएं होती हैं दोस्तों, ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं इस तरीके से। और इनके जो कोण होते हैं, तो दिया गया प्रत्येक कोण कितने का होता है दोस्तों, प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। तो सभी कोण कितने के हो जाते हैं, इसके 60 अंश के हो जाते हैं सभी कोण। अब आइए देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप देख लेते हैं। इसका परिमाप क्या होता है दोस्तों। तो लिखेंगे यहाँ पर
समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो देख लेते हैं परिमाप इसका क्या निकलता है दोस्तों। तो परिमाप इसका होता है, परिमाप होता है 3a। और इसे बंद कर देते हैं दोस्तों, इस तरीके से ये फार्मूला मिल जाता है 3a। यहाँ लिखेंगे जहाँ a त्रिभुज की भुजा है। जहाँ a क्या है दोस्तों, जहाँ a त्रिभुज की भुजा है। तो इसे हाईलाइट कर देते हैं परिमाप को इस तरीके से। तो परिमाप हाईलाइट हो जाता है। अब उसके बाद में लिख लेते हैं इसका क्षेत्रफल, देखते हैं। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 और इंटू में a का स्क्वायर। इस तरीके से लिख देंगे जहाँ ये जो a है, a क्या है, जहाँ a एक त्रिभुज की भुजा है। जहाँ a एक त्रिभुज की भुजा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देख लिया पहला प्रकार कि समबाहु त्रिभुज किस तरह का होता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका दूसरा प्रकार। तो दूसरा प्रकार देखेंगे तो उसे लिखेंगे #नंबर 2। तो #नंबर 2 में दूसरा प्रकार कौन सा है, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसे हेडिंग डाल लेते हैं, क्या डालेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या है दोस्तों, ये है समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइए देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किस तरह का होता है। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लिखेंगे वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान होती हैं। दो भुजाएं आपस में समान होती हैं। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, समान होती हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। कोण भी कैसे होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। अब आइए देख लेते हैं यह त्रिभुज किस तरीके का बना होता है। तो आइए समझ लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किस तरह का होता है। तो यहाँ पर चित्र बना लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों बनाएंगे। आप लोग स्केल का प्रयोग करना, एकदम से सीधी रेखा खींचना इस तरीके से। शीर्ष वाला रखेंगे A, ये रखेंगे B और ये रखेंगे C। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर
यहाँ पर क्या है, ये दोनों आमने सामने की जो भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो कह रहा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सामने भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण बी बराबर कोण सी के हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं, कंडीशन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं कोण, तो सामने के भी कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो कोण क्या लिख लेंगे, यानी कोण बी बराबर है कोण सी के, क्योंकि यदि सामने की भुजाएं बराबर है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। अब भुजाएं देख लेते हैं, तो भुजाएं कौन सी हैं, भुजाएं हैं ए बी बराबर ए सी। ये भुजाएं बराबर हैं तो सामने के कोण भी बराबर है। अब आइए देख लेते हैं इसका परिमाप, देख लेते हैं परिमाप क्या होता है। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो इसका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है इसका परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। जो भी तीनों भुजाएं होती हैं उनका क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। तो इस तरीके से परिमाप निकल आता है। अब देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/4, उसके बाद में a √4b² माइनस a²। ये इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लिखेंगे जहाँ a आधार भुजा है, ये a क्या है, ये आधार भुजा है। यहाँ पर लिख लेंगे a, जहाँ a आधार भुजा है, जहाँ a आधार भुजा है तथा b सामने की, तथा b सामने की, b सामने की, सामने की बराबर भुजा है, सामने की समान भुजा है, समान या बराबर भुजा है। दोस्तों देख लेते हैं, ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और ये आधार भुजा है। तो इस भुजा को a मान लेते हैं और ये वाले सामने वाली जो भुजाएं होती हैं इनको b मान लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि समद्विबाहु त्रिभुज किस तरीके का होता है। अब आइए देख लेते हैं अगला नंबर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, 2 नंबर हो गए थे, अब देख लेते हैं हैशटैग तीसरा नंबर। तो हैशटैग तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है विषमबाहु त्रिभुज। तो हेडिंग डाल लेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो हेडिंग डालिए दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज। अब आइए देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो विषमबाहु त्रिभुज देख लेते हैं। तो लिखेंगे वह त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, अलग अलग हों, वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज
वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके का विषमबाहु त्रिभुज का चित्र बना होता है। तो देख लेंगे, इस तरीके का एक चित्र बना होता है। इसकी एक भुजा तो इस तरीके की होती है और दूसरी भुजा इस तरीके की होती है और तीसरी भुजा इस तरीके की होती है। यानी तीनों भुजाएं जो हैं वो कैसी होती हैं? असमान रूप से होती हैं। ए, बी और ये सी बन जाता है। तो देख लेते हैं, पहली भुजा ये होती है, उसके बाद में दूसरी भुजा ये होती है, उसके बाद में तीसरी भुजा ये वाली हो जाती है। अब देख लेते हैं दोस्तों, सामने का जो कोण दिया जाता है वो ये हो जाता है, उसके बाद में इधर वाला जो कोण दिया जाता है वो ये हो जाता है और सबसे अंत का जो कोण दिया जाता है वो ये बन जाता है। अब आइए देख लेते हैं, इसका परिमाप देख लेते हैं और इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं किस तरीके से निकालेंगे। तो लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो देख लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है दोस्तों। तो परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी। लिख लेंगे जहां ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देख लिया विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल। तो लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इस तरीके से निकालते हैं, एस उसके बाद में ब्रैकेट एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। ये इसका फार्मूला होता है। लिखेंगे जहां एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया विषमबाहु त्रिभुज। अब आइए देख लेते हैं अगला नंबर। तो दोस्तों अगला नंबर दिया गया है चौथा नंबर। लिख लेते हैं हैशटैग नंबर 4 और इसमें दिया गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन, इसकी लिख लेंगे समकोण त्रिभुज की। तो लिखेंगे वह त्रिभुज जिसका एक कोण वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश का होता है। शेष दोनों कोण
शेष दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। एक दूसरे के पूरक कोण। पूरक कोण को क्या कहते हैं? दोनों का योग। दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश। पूरक कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका किस तरीके से चित्र बनेगा। तो ये चित्र इसका समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक भुजा इस तरीके से जाती है सीधी, और इस पर एक भुजा एकदम से ऐसे लंब आती है, और एक भुजा जाकर इस तरीके से मिलती है यहाँ पर। अब देख लेते हैं, ये वाला शीर्ष ए लिख लेते हैं, इसे बी लिख लेते हैं, और इसे सी लिख लेते हैं, और ये वाला जो कोण है बी, ये क्या कहलाता है? ये समकोण कहलाता है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं इसमें समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो ये दोस्तों देख लेते हैं समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो परिमाप जो होगा उसे क्या लिखेंगे? तीनों भुजाओं का योग। तो क्या लिखेंगे? तीनों भुजाओं का योग। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग। अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है? इसका ये हो जाता है इसका क्षेत्रफल। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देख लिया? समकोण त्रिभुज देख लिया। अब आइए देख लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होता है। तो अगला नंबर डालेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिख लेंगे हैशटैग 5वां नंबर। तो दोस्तों हैशटैग 5वें नंबर में दिया गया अधिक कोण त्रिभुज। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होती है। तो लिखेंगे वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जिसका कोई एक कोण 90 से अधिक हो, 90 अंश से अधिक हो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है।
वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका किस तरीके से चित्र बनाएंगे। इसके चित्र को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसका देख लेते हैं, चित्र ड्रा कर लेते हैं। अधिक कोण त्रिभुज किस तरीके से बनता है, तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में एक भुजा जो है वो इस तरीके से जाएगी और दूसरी भुजा इस तरीके से जाकर मिल जाएगी। अब देख लेते हैं, ये वाला जो शीर्ष है, इस वाले शीर्ष को ए नाम दे देते हैं, इसे बी लिखेंगे और इसे सी लिखेंगे। अब ये वाला देख लेते हैं कोण, ये वाला जो दिया गया है इसे मान लेते हैं ये एक्स कोण है। तो ये देख लेते हैं, इन भुजाओं को भी नाम दे देते हैं। ये वाली जो भुजा है इसे ए भुजा नाम दे देंगे, आधार भुजा है इसे बी भुजा नाम देंगे, जो सबसे बड़ी भुजा है उसे सी भुजा नाम देंगे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से इन पे तो लिखेंगे। यानी जो सामने वाली भुजा का वर्ग होता है, जो बड़ी भुजा है सी, उसका जो वर्ग होगा तो वो हो जाता है सी स्क्वायर, और ये बड़ा हो जाता है किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तथा तथा इसका जो एक्स डिग्री का जो ये कोण दिया गया है, एक्स डिग्री का जो ये कोण दिया गया है, ये बड़ा होता है किससे, 90 डिग्री से। तो ये दो कंडीशन होती हैं, यानी बड़ी संख्या का वर्ग दो छोटी संख्याओं के वर्गों से क्या होता है, बड़ा होता है। और जो एक कोण होता है वो कितना होता है, 90 अंश से अधिक होता है। तो इस तरह का त्रिभुज क्या कहलाता है दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं हैशटैग नंबर 6। तो हैशटैग नंबर 6 में दिया गया है न्यून कोण त्रिभुज। तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज किस तरह का होता है, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, आइए वो समझ लेते हैं। तो लिखेंगे वह त्रिभुज वह त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो 90 अंश से कम हो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी वह त्रिभुज क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब आइए देख लेते हैं इसका चित्र, देख लेते हैं किस तरीके से इसका चित्र बनता है। तो यहाँ पर देख लेंगे, तो दोस्तों इस तरीके से एक सीधी रेखा खींचेंगे, उसके बाद में इस तरीके की एक रेखा ले जाएंगे, उसके बाद में इस रेखा को इस वाली रेखा से जोड़ देंगे। ये जो शीर्ष है इस शीर्ष को नाम देंगे, ये जो शीर्ष है ये शीर्ष है ए, और उसके बाद में ये वाला जो दिया गया है बी पॉइंट है, और ये वाला जो दिया गया है सी पॉइंट है। अब देख लेते हैं, ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा को नाम दे देते हैं ए भुजा, और इस वाली को नाम दे देते हैं बी भुजा, और इस वाली को नाम दे देते हैं स्मॉल सी भुजा। जिसमें से देख लेते हैं एंगल, यानी ये वाला जो दिया गया है इसे एक्स मान लेते हैं, एक्स अंश का, इसे मान लेते हैं वाई अंश का, और इसे मान लेते हैं जेड अंश का। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, इनके जो भी एंगल होंगे वो क्या होंगे, सभी 90 से कम होंगे। यानी एक्स का जो भी मान होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री से कम होगा। उसी तरीके से वाई का जो मान होगा वो भी कितना होगा, 90 डिग्री से कम होगा। इसी तरीके से जो जेड का मान होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। अब यदि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा सी दी है तो लिख लेते हैं, यदि त्रिभुज की
सबसे लंबी भुजा, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा सी है। यदि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या है? सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा तीसरी भुजा के वर्ग से, ठीक है ना। यानी यदि न्यून कोण त्रिभुज होगा तो ए स्क्वायर यानी ए भुजा का स्क्वायर प्लस बी भुजा का स्क्वायर जब दोनों जोड़ेंगे तो वो तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होगा। तो इस तरह का त्रिभुज क्या कहलाएगा? इस तरह का त्रिभुज कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट इसका। अब अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या होती है। तो यहाँ पर डाल लेते हैं हेडिंग त्रिभुजों की तो डाल लेते हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता दोस्तों हम लोग ये क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों का डिस्कशन कर चुके हैं। आइए एक बार क्लास 10th में त्रिभुज स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या होती है। तो लिखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की मुख्य कसौटी होती हैं। मुख्य कसौटी होती हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मुख्य कौन कौन सी कसौटी होती हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों नंबर 1। तो नंबर 1 देख लेंगे। नंबर 1 कौन सी कसौटी है? तो नंबर 1 पर है ट्रिपल एस की कसौटी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ट्रिपल एस की कसौटी क्या कहती है। लिखेंगे जब दो दिए गए त्रिभुजों की जब दो दिए गए त्रिभुजों की जब दो दिए गए त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ट्रिपल एस या भुजा 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 की कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख ली पहली कसौटी कौन है? ट्रिपल एस की कसौटी। तो देख लेते हैं दोस्तों ट्रिपल एस की कसौटी हम लोगों ने देख ली है कि ट्रिपल एस की कसौटी में क्या होता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों दूसरी कसौटी। तो दूसरी कसौटी दी गई है ट्रिपल ए की कसौटी। तो लिखेंगे 2 नंबर पर ए ए ए की कसौटी
तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी कसौटी क्या होती है। तो लिखेंगे जब दो दिए गए त्रिभुजों के जब दो दिए गए त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं तो ट्रिपल ए यानी कोण की कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया ट्रिपल ए की कसौटी कि किस तरीके से ट्रिपल ए की कसौटी कार्य करती है। तो ट्रिपल ए की कसौटी देख ली। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट दिया गया है SAS की कसौटी तो दोस्तों देख लेते हैं SAS शॉर्टकट में क्या पढ़ेंगे इसे, SAS की कसौटी। तो देख लेते हैं दोस्तों SAS की कसौटी में क्या है। तो लिखेंगे जब दिए गए दो त्रिभुजों में दो त्रिभुजों में दो भुजाओं के मध्य का कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर होते हैं। तो SAS या भुजा बीच में कोण, उसके बाद फिर से भुजा की कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अब अगली कसौटी कौन सी है। तो इसे हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। ये कौन सी कसौटी थी, सॉस की कसौटी SAS। यानी इसमें क्या होता है, इस तरह के त्रिभुज में एक
साइड दिया जाएगा, यानी एक भुजा दी जाएगी, उसके बीच का एंगल होना चाहिए और दूसरी भुजा होनी चाहिए, यानी दोनों भुजाओं के बीच का एंगल लेते हैं। जो दो त्रिभुज दिए जाते हैं तो दोनों त्रिभुजों में दोनों भुजाओं के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली कसौटी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर दिया गया है ASA, यानी इसे पढ़ते हैं आशा की कसौटी। आशा की कसौटी देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे जब दिए गए दो त्रिभुजों में जब दिए गए दो त्रिभुजों में दो त्रिभुजों में दो कोणों के मध्य की भुजा दो कोणों के मध्य की भुजा दो कोणों के मध्य की भुजा दोनों त्रिभुजों में दोनों त्रिभुजों में बराबर होती है। दोनों त्रिभुजों में बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज ASA, इसे क्या बोलते हैं? यानी बोलते हैं कोण। उसके बाद में बीच में भुजा होगी, फिर से कोण होगा, यानी दोनों साइड क्या होते हैं? कोण होते हैं, और बीच में क्या होती है? भुजा होती है। की कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे दोस्तों? सर्वांग सम होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या पढ़ लिया? त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं त्रिभुजों की समरूपता। तो यहाँ डाल लेते हैं हेडिंग त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता। आइए दोस्तों देख लेते हैं त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है और किस तरीके से हम लोग त्रिभुजों की समरूपता ज्ञात करते हैं। तो आइए देख लेते हैं त्रिभुजों की समरूपता का। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, यानी हैशटैग बनाकर लिख लेते हैं पहला पॉइंट। तो क्या लिखेंगे? सभी सर्वांग सम आकृतियां सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। सभी सर्वांग सम आकृतियां कैसी होती हैं? समरूप होती हैं। परंतु सभी समरूप आकृतियां सभी समरूप आकृतियां
सर्वांग सम नहीं होती हैं। सर्वांग सम नहीं होती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से पहला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, यानी त्रिभुजों की समरूपता में क्या होता है, सभी सर्वांग सम आकृतियां कैसी होती हैं, समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा पॉइंट। तो दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट दिया गया है, भुजाओं की समान संख्या वाले, तो यहाँ पर लिखेंगे भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज, बहुभुज यानी जिनमें एक से अधिक भुजाएं होती हैं वाले बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। अब देख लेते हैं क्यों समरूप होते हैं। समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, यदि उनके संगत कोण, यदि उनके संगत कोण कैसे हों, बराबर हों, यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं, तथा उनकी संगत भुजाएं, तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात, एक ही अनुपात या समानुपाती हों, समानुपाती हों, तो वो आकृतियां क्या होती हैं, वो आकृतियां होती हैं समरूप आकृतियां। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला पॉइंट इसी का। तो अगले पॉइंट में दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों के, दो समरूप त्रिभुजों के, दो समरूप त्रिभुजों के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, उनकी संगत भुजाओं के, उनकी संगत भुजाओं के, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के, भुजाओं के अनुपात के, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट दिया गया है, यदि एक समकोण, यदि एक समकोण, यदि एक समकोण त्रिभुज के, यदि एक समकोण त्रिभुज के, त्रिभुज के कर्ण पर, कर्ण पर, कर्ण पर लंब डाला जाए,
लंब डाला जाए। यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण पर लंब डाला जाए, लंब डाला जाए तो बने दोनों त्रिभुज, तो बने दोनों त्रिभुज, तो बने दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के, संपूर्ण त्रिभुज के, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अब किस तरीके का एक त्रिभुज बना के देख लेते हैं। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो इस तरीके का एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका एक कोण क्या होगा, एक कोण समकोण होगा। तो इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब ये वाला शीर्ष ए लिख लेते हैं, इस वाले शीर्ष को बी रख लेते हैं और इस वाले शीर्ष को सी रख लेते हैं। अब ये वाला जो कोण दिया गया है, ये कोण दिया गया है समकोण। तो इसका एक कोण क्या है, समकोण है, तो ये समकोण त्रिभुज है। अब इस पर एक लंब डाला जाता है इस तरीके से। तो इस वाली भुजा से यहाँ पर एक सीधे लंब डाल देते हैं और इस वाले बिंदु को नाम दे देते हैं डी बिंदु, इस तरीके से। तो आइए अब देख लेते हैं दोस्तों दो त्रिभुज जो बन गए वो कौन कौन से दो त्रिभुज बने। तो देख लेते हैं, एक त्रिभुज बना ए डी बी, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी, व दूसरा त्रिभुज लिखेंगे सी डी बी, तो लिखेंगे त्रिभुज सी डी बी। अब ये दोनों त्रिभुज बन गए। ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी और समरूप का इस तरीके का चिन्ह होता है त्रिभुज सी डी बी के, इस तरीके से। अब देख लेते हैं ये जो त्रिभुज बने हैं, तो ये प्रत्येक त्रिभुज पहले यानी संपूर्ण त्रिभुज का क्या होता है, समरूप होता है। तो देख लेते हैं एक एक करके किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों त्रिभुज, दोनों त्रिभुज, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के, एक दूसरे के समरूप हैं। कैसे हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। इसी प्रकार इसी प्रकार त्रिभुज सी डी बी, त्रिभुज सी डी बी व त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज सी डी बी व त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी के समरूप होंगे, समरूप होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों रख देते हैं। अब समरूपता का चिन्ह लगा के रख देते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज सी डी बी, उसके बाद समरूपता का चिन्ह लगाएंगे, और त्रिभुज ए बी सी, उसके बाद दूसरा त्रिभुज रखेंगे त्रिभुज ए डी बी, उसके बाद समरूपता का चिन्ह लगाएंगे, और पहले वाला संपूर्ण त्रिभुज क्या है, ए बी सी के। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि त्रिभुजों की समरूपता और त्रिभुजों की सर्वांग समता किस तरीके से होती है। तो दोस्तों सबसे पहले त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन सब चीज़ों का अध्ययन करना दोस्तों बहुत ज़रूरी था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पहले चैप्टर में चीज़ें दी गई हैं यानी 6.1 पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में जो भी चीज़ें दी गई बच्चों अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बच्चों यदि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई हो, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड नाइट बच्चों, धन्यवाद।